हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला में स्वर को पढ़ा, ठीक है। और स्वर में हम लोग ने ह्रस्व स्वर पढ़ा, दीर्घ स्वर पढ़ा, प्लुत स्वर पढ़ा, मूल स्वर पढ़े और उनकी डेफिनेशन देखी और उनके ऊपर जितने भी प्रश्न बन सकते थे सब कुछ देखा हमने, ठीक है। आज हम लोग दोस्तों व्यंजन पढ़ेंगे और वर्णमाला को खत्म करेंगे। तो दोस्तों, मैं आनंद मोहन सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में द लर्निंग कैपिटल में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्णमाला में आज हम लोग को पढ़ना है व्यंजन, ठीक। व्यंजन मैंने कल आप लोगों को बताया था कि व्यंजन की डेफिनेशन क्या है, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। व्यंजन वो हैं जो वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाएं वह व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। हर वो वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारण हो वह व्यंजन कहलाएगा। और स्वर क्या थे? स्वर में किसी की सहायता की जरूरत नहीं थी, वो खुद से उच्चारण हो जाते थे, जैसे अ, आ, ई, उ, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या किसी और वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं थी, मगर व्यंजन में ऐसा नहीं है। व्यंजन का अगर हम उच्चारण करें, एक एग्जाम्पल देखें कि अगर हमें क बोलना है, क, एक बार आप मेरे साथ उच्चारण करिए, क, देखिए उसके आखिरी में अ आएगा साउंड, ठीक है ना। अ का आपको साउंड आएगा। तो अगर हम क का विच्छेद करें तो क्या होगा? आधा क धन अ, ठीक। और यही चीज आपको सारे वर्णों में मिलेगी, खास तौर पर स्पर्श व्यंजन में, ठीक। तो व्यंजन वो हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, ठीक। अब इस व्यंजन में दोस्तों 3-4 प्रकार के और व्यंजनों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है। अब हम उसको देखते हैं। व्यंजन में सबसे पहला आता है दोस्तों स्पर्श व्यंजन, ठीक। इसके नाम से ही स्पष्ट होगा, क्या है इसका नाम? स्पर्श। तो क्या होगा कि जो हवा हमारे मुख से बाहर निकलेगी तो इनका उच्चारण तब होगा जब हमारे मुख के किसी ना किसी स्थान को हवा छूते हुए या जीवा छूते हुए निकलेगी, स्पर्श करते हुए निकलेगी, तो वह स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन बोलता हूं कि जब कभी भी वह वर्ण जिनके उच्चारण में वायु, कंठ, तालु, मूर्धा या ओष्ठ, गला, मूर्धा, तालु या दांत को छूते हुए निकले, स्पर्श करते हुए निकले, तो वह क्या कहलाएंगे दोस्तों? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इन स्पर्श व्यंजन को और हम सिंपल में पढ़ें तो वो क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इनके बारे में आप अच्छी तरह से पहले से जानते हैं। हमारा काम है कि वह उस पार्ट में पहुंचे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, स्पर्श व्यंजन में क्या है दोस्तों कि किसी न किसी मुख के किसी न किसी भाग को छूते हुए निकलेगी। और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 25। कितनी इनकी संख्या? 25। 1 2 3 4 5, 5 ये हैं, 1 2 3 4 5, 5 5 जा 25, तो कितना है? 25, ठीक। अब दोस्तों इस स्पर्श व्यंजन में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आ जाइए ये ट वर्ग पे, ठीक। ट, ठ, ढ, ड़, ड़, इनके उच्चारण में क्या है दोस्तों? इनको एक और चीज कहा जाता है कि कठोर व्यंजन, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? कठोर व्यंजन, ठीक। ट वर्ग को क्या कहा जाता है? कठोर व्यंजन भी कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न में ये पूछ लेता है कि कठोर व्यंजन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन में आपको इन पांचों में से कोई एक दे देगा, ठीक, और बाकी दूसरे वर्ण दे देंगे। तो आप यहां से आप टिक लगा सकते हैं कि कठोर व्यंजन कौन सा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसमें दोस्तों देखिए एक बार, ये दो वर्ण ढ और ड, ठीक है ना, ढ और ड, इनसे 2 शब्द और निकले हैं। अगर मैं इसके नीचे चंद्र बिंदु लगा दूं और ढ के नीचे चंद्र बिंदु लगा दूं तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन। 2 नए व्यंजन इससे उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। अब इसमें त वर्ग और प वर्ग भी है ना।
इसके अंदर और जो क्लासिफिकेशन हम थोड़ी देर से पढ़ते हैं वो इकट्ठे पढ़ेंगे हम लोग कि कहाँ से उनका उच्चारण होता है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो स्पर्श व्यंजन में और कुछ देखने लायक है क्या? सर इसमें 25 तरह के होते हैं, ठीक है। एक कठोर व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। ढ़ और ढ उक्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, मगर याद रखिएगा नीचे चंद्रबिंदु लगे होना चाहिए, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला है दोस्तों अंतस्थ्य व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की क्या डेफिनेशन थी कि किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलेगी। अंतस्थ्य व्यंजन ये आपके मुख के अंत स्थान से हवा फोर्स होते हुए निकलेगी। जैसे कि उच्चारण करिए य, र, ल, व, ठीक है। य, र, ल, व क्या हो रहा है? अंत स्थान से। अंत स्थान मतलब मुख के अंदर से एकदम अंतिम स्थान से यहाँ से स्वर या वर्ण की उच्चारण निकलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? अंतस्थ व्यंजन। अगला आ जाइए श, स, स, ह। श, स, स, ह इनको कहा जाता है दोस्तों ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। इनके उच्चारण करते समय श, स, स, ह, आप इनका उच्चारण मेरे साथ करिए। श, स, ह। इनके उच्चारण करते समय दोस्तों मुख में एक घर्षण होगा और उस घर्षण से ऊष्मा आएगी। ऊष्मा हल्का सा ताप आएगा। उच्चारण करते समय क्या होगा? एक ऊष्मा आएगी, एक घर्षण होगा जिससे एक ऊष्मा आएगी। इसलिए इसको क्या कहा गया है दोस्तों? ऊष्म व्यंजन। क्या कहा गया है? ऊष्म व्यंजन। अब सबसे आखिरी में आ जाते हैं दोस्तों छ, त्र, ज्ञ और श्र। इसमें क्या है दोस्तों? इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाता है इनको? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दूसरे वर्णों की सहायता से, दो अलग वर्णों की सहायता से मिलकर बने हैं। आइए देखते हैं इसको भी। पहला है श, छतरी वाला छ, उसमें देखिए क और श मिलके। त्र, आधा त और र। ज्ञा, ज और ज्ञा मिलके, ठीक है। और श्र, आधा श और र मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिए। आप देखिए इसमें है क्या? इसमें अगर आप ध्यान दें, अगर आप इसका उच्चारण करें, आधा क और श का उच्चारण करिए, ऑटोमेटिक आपके मुंह से श ही निकलेगा, ठीक है। कैसे? क्ष, ठीक है ना। श, इसको उच्चारण करिए। श, त्र, ठीक है ना। आधा पूरा त नहीं बोलना है, आधा त, त्र, तो क्या निकलेगा? त्र, ठीक है। ज और ज्ञा, ज, ज्ञा, ज्ञा, आधा ग, आ नहीं आएगा तो ज्ञा, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जब आप इसका उच्चारण करेंगे ना तो यही शब्द आएंगे ही, इसलिए इनको अलग से कर दिया गया है। और इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। अब इनकी संख्याओं पे एक बार नजर डालते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है दोस्तों 25, ठीक। अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4 और ऊष्म व्यंजन की संख्या है 4, ठीक। और संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। तो कई बार प्रश्न में ये पूछ लेता है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, या स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। 25, 4, 4, 4। कई बार ये भी प्रश्न पूछता है दोस्तों कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, ठीक। मूल व्यंजन क्या होते हैं? जैसे कि हमने मूल स्वर देखे थे, वह स्वर जो खुद से बने हुए हैं, उनको किसी और की सहायता से नहीं बनाए गए, मतलब संयुक्त स्वर नहीं आते थे उसमें, ठीक। सेम चीज यहां पर है, यहां संयुक्त व्यंजन नहीं आएंगे। और अगर संयुक्त व्यंजन नहीं आएंगे तो देखिए 25, 4 और 4 कितना हो गया? 33। तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33, ठीक है। अब आइए, अब हम थोड़ा और इसमें डीप में जाते हैं और थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले य, र, ल, व, ठीक। य, र, ल, व। दोस्तों इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक। इन चारों को अगर आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो इन चारों को अर्ध स्वर कहा जाता है, मगर देवनागरी लिपि में य और व को, केवल इन दो को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है, ठीक है। अर्ध स्वर क्यों? क्योंकि इनके जो लक्षण है वो बहुत हद तक स्वर जैसे हैं। य, व, मतलब व और य, अ का उच्चारण देखिए ज्यादा आ रहा होगा, ठीक। फिर है श, स, स और ह। अब दोस्तों इसमें ह पे देखिए, ह का उच्चारण करिए अपने मन में, ह। इसको क्या कहा जाता है? स्वर यंत्री,
क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर यंत्री। इसके अलावा श स स है, तो इसको आप आज से ही ऐसे पढ़ना चालू करिए, ठीक है, कि एक तालव्य से निकला है, ठीक, एक मूर्धन्य से निकला है ना, तो मूर्धन्य श और एक दंत श, ठीक है, एक मूर्धन्य श और एक दंत श। तो इससे आप कभी गलत नहीं करेंगे। जैसे जब आप बोलते हैं इसको तालव्य श, मतलब वह श जो तालव्य की मदद से बोला जाए, ठीक है, श। फिर हम मूर्धन्य श, जैसे हम बोलते हैं षटकोण वाला श, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी जीवा होगी वो मूर्धन पर टच करेगी, ठीक है, श। और फिर है कौन सा? दंत स, ठीक है। तो इस श का उच्चारण करते समय क्या होगा दोस्तों, आपकी जो जीवा होगी वो दंत को छूते हुए निकलेगी, दंत श स, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन मारते हैं, उसके बाद उसके नेक्स्ट पार्ट में हम आ जाते हैं। सर पहले हमने ये पढ़ा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। ट वर्ग में कठोर व्यंजन भी कहा जाता है, और इसी में जो ढ और ढ होते हैं उसको क्या, उपक्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक। उसके नीचे आते हैं हम सर य र ल व पे, ये है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, जिन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। और देवनागरी लिपि में मात्र 2 हैं, य और व है, संस्कृत में चारों हैं, ठीक। अगले पे आते हैं दोस्तों श स स ह पे, तो एक है कौन सा? तालव्य श, एक है मूर्धन्य श, एक है कौन सा? दंत श, ठीक है, दंत श, डी लिख लीजिए, दंत श, ठीक है। और एक है ह को एक और चीज कहते हैं क्या? स्वर यंत्री। उसके बाद है हमारे पास 4 संयुक्त अक्षर, कौन से? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में है श त्र ज्ञ री, तो इनका उच्चारण ये बनता है आधा क और श से, आधा त और र से, ज से और ज्ञ से, और श और र से, ठीक। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और देख लीजिए कि र, ठीक, र का उच्चारण करते समय र को एक और चीज कहा जाता है क्या? लुंठित व्यंजन। क्या कहा जाता है दोस्तों? लुंठित व्यंजन। क्यों लुंठित व्यंजन कहा जाता है? जब आप र का उच्चारण करेंगे, आप र का उच्चारण करिए, र, जो आपकी जीवा है वो कंटिन्यूसली क्या करेगी, वो ऊपर वाले मूर्धन पे टकराएगी, र, ठीक है ना, 2 से 3 बार। वो क्या होता है? लुंठित होती है वहां पे हमारी जीवा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक। तो दोस्तों ये हम लोग ने पढ़ लिया व्यंजन, ठीक है, और इनके जो स्पेशल क्राइटेरिया था कि कौन से व्यंजन को क्या बोलते हैं ये पढ़ा। अभी हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है और इनका वर्गीकरण क्या है, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करने वाले हैं? वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं इसका वर्गीकरण कि इनका उच्चारण स्थान क्या क्या होने वाला है ना। उच्चारण स्थान देखते हैं, तो सबसे पहले अपने मन में क का उच्चारण करिए, क, ठीक है, क का उच्चारण करिए, क, ठीक है। जब आप क का उच्चारण करेंगे दोस्तों, तो आप उच्चारण करिए, देखिए क, जो वर्ण की आवाज आएगी, जो शब्द बाहर निकल रहा है वो आपके कंठ से होते हुए, आपको कंठ पे हल्का सा प्रेशर नजर आएगा, ठीक है। और वही जो दाब है वहीं से क्या निकला है? कंठ से क निकल रहा है, ठीक है ना। ख का उच्चारण करिए, देखिए ख, आपके घ, घ, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ का, अरे क का, या पूरे क वर्ग का क्या है? कंठ, जिसको मैं लिख रहा हूं क्या? के से, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अगला है दोस्तों च वर्ग, ठीक है, च, छ, च, देखिए च बोलिए, आपकी जीवा देखिए दांतों को टच करेगी, च, च, ठीक है। तो दांतों को टच कर रही है तो क्या लिखें हम? दांतों को नहीं, दांत से ऊपर जो स्थान है देखिए उसको टच कर रही होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? तालव्य बोलेंगे, तो त, ठीक है ना। फिर है ट वर्ग, ठीक है, ट, ठ, ढ, तो देखिए ट, ठ, ढ, जीवा जो है आपके तालव्य से जो पीछे मूर्धा है वहां पर टच करते हुए निकलेगी, तो इसका हम बोलेंगे एम, ठीक है, ठीक है। अगला है त, थ, त, थ, ठीक है, त, थ, ध, ध, न, त, थ, ध, ध, न, तो देखिए त, थ, द, जीवा जो है आपके दंत को छूते हुए निकल रही है, तो क्या बोलेंगे? डी, मतलब दंत, ठीक है। और अगली है प, फ, देखिए उच्चारण करते समय आपके होठों से, जो आपके होठों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, प, फ, तो इसको क्या बोलेंगे? ओष्ठ से निकली है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक भी समझ लीजिए, KTM DO,
आप उच्चारण से भी मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से निकल रही है, आप एक बार उच्चारण करके मेरे साथ देखिए। और एक शॉर्ट ट्रिक में भी क्या है, KTM DO, तो आप इसे कभी भूलेंगे नहीं कि एग्जाम में अगर पूछे कि इसका स्थान क्या है। ठीक, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये तो हैं स्थान, मगर जितने भी पंचमा अक्षर होंगे, ये वाली लाइन, जितने भी पंचमा अक्षर होंगे, ठीक, जितने भी पंचमा अक्षर होंगे ये सब के सब अनुनासिक होते हैं। मतलब इनका उच्चारण करते समय दोस्तों, इनका उच्चारण करते समय क्या होगा, इनका उच्चारण करते समय नासिका का उपयोग होगा। ठीक है, जैसे कि ढ, त्र, ड, ठीक है ना, ल, न, म, ठीक है ना। ड का दंत का तो होगा ही होगा, साथ में क्या अनुनासिक भी होगा ये। ठीक, आगे बढ़े। अगला है दोस्तों य, र, ल, व। ठीक है, अगला है य, र, ल, व। तो देखिए य, र, ल, व, ठीक, इनको हम यहां लिख लेते हैं, य, र, ल और व। य का उच्चारण करिए मेरे साथ, य, तो ये क्या है, तालव्य को छूते हुए निकलेगी। ठीक, र, ठीक है, र का उच्चारण करिए, देखिए मूर्धा और दंत दोनों को, र, देखिए र पहले मूर्धा, फिर वो जो आपकी जीवा है वो दंत पर आते हुए आएगी, र है ना, तो मूर्धा प्लस वो दंत, फिर बोलिए ल, ठीक है ना, ल, ठीक है ना, तो क्या आएगा, किस पे, दंत पे। और फिर बोलिए व, देखिए व, दो चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, व ओष्ठ का, और ओष्ठ में आपके ऊपर वाले दांत नीचे वाले को टच कर रहे हैं, व, तो किसका होगा, दंत और ओष्ठ और दंत का। ठीक है, ओष्ठ और तालव्य का, ऊपर वाले तालव्य का, ओष्ठ और ऊपर वाले तालव्य का। ठीक है, व, ठीक है। तो य का उच्चारण स्थान तालव्य, र का मूर्धा और तालव्य, ल का दंत और व का ओष्ठ और तालव्य। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग किस पे दोस्तों, श, स, स, ह पे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप उसको ऐसे हमेशा याद करें कि ये कौन सा श है, तालव्य श, ये मूर्धन्य श, ये दंत श। क्यों, क्योंकि जब आप इसका उच्चारण करेंगे ना तो आपके दिमाग में हमेशा जाएगा कि जब मुझे इसका उच्चारण करना है तो मुझे तालव्य पे प्रेशर डालना है या मूर्धा पे या दंत पे, तो आपको वैसे ही हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर है दोस्तों क्या, ह जो है, देखिए ह का उच्चारण करिए, ह, ठीक है, ह का उच्चारण कहाँ से आ रहा है, ह, कहीं टच नहीं हो रही हवा, ह कंठ से निकल रही है, ह, उच्चारण करिए मेरे साथ, ह, तो ये कहाँ से निकला है दोस्तों, कंठ से। आया समझ में, कंठ से। अगर हम इसको एक फिर से नीचे और लिख लें, जैसे कि श, स और ह, है ना, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, और ये क्या, कंठ से निकली थी। तो आप कैसे याद करेंगे, देखिए TM DO है ना, KTM DO, TM DO, ठीक है ना, और TM DK। आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक में इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको। और याद इसलिए, देखिए याद करना अपनी जगह है, इसको एक बार आप अपने मेरे साथ शब्दों को उच्चारण करके करेंगे तो आप कभी जिंदगी में इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको वहां तुरंत क्लिक होकर नहीं हवा कहाँ से आ रही है और उच्चारण करते समय किन मुख के किन स्थानों का उपयोग हो रहा है, तो आप कभी उससे गलत नहीं करेंगे। शॉर्ट ट्रिक अपनी जगह है, एक बार हमने शॉर्ट ट्रिक से भी बता दिया और एक बार आपको उच्चारण करके भी बता दिया। एक बार सबका उच्चारण करके आप देखेंगे, जैसे कि आप ह का उच्चारण करिए, ह, स, ठीक है ना, श और श, शक्कर वाला और षटकोण वाला श, षटकोण, श मूर्धन्य पे जा रहा है, शक्कर, श, ठीक है, व ओष्ठ और तालव्य का मिलन, ल, ठीक है ना, र, य, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह आप लोग इतने भाग को समझ सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक चीज और आ जाती है, क्या, कि कौन से अघोष हैं और कौन से अल्प प्राण, कौन से अघोष हैं और कौन से सघोष हैं, कौन से अल्प प्राण हैं, कौन से महाप्राण हैं। तो जरा समझते हैं पहले कि ये होता क्या है, अघोष, सघोष, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण, ये है क्या। देखिए हम लोग
पहले हम लोग बेसिक पूरा पढ़ चुके हैं, अब हम लोग बस कैरेक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, उसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो वर्गीकरण हमने पहले पढ़ लिया, किसके बेसिस पे? हमने पूरा वर्गीकरण इसका पढ़ चुके हैं कि उसके उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम पढ़ रहे हैं सघोष अघोष के आधार पर और अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सघोष जिसे इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों, देख लीजिए पहले, अघोष, अघोष, ठीक, और दूसरा है सघोष, सघोष, ठीक है ना। एक होता है नॉन वेवरिंग, इंग्लिश में नॉन वेवरिंग, और दूसरा होता है वेवरिंग। मतलब क्या है इसका? पहला वो सर वेवरिंग नहीं समझ में आता तो जरा सिंपल से वर्ड से समझ लेते हैं। पहला नॉन वाइब्रेशन और दूसरा है वाइब्रेशन। वह वर्ण जिनके उच्चारण करते समय मुख में किसी तरह का वाइब्रेशन होगा, ठीक है, वाइब्रेशन होगा, तो वो किस में आएंगे? सघोष में। और जिनमें नहीं होगा वो अघोष में, घोष, ठीक है ना। अघोष घोष था, उसमें क्या? नॉन वाइब्रेशन, ठीक है। अब ये वाइब्रेशन क्या है सर? तो एक बार और देख लेते हैं। उच्चारण करिए मेरे साथ, ठीक। क, ठीक है ना, क, किसी तरह का कोई घर्षण है, ठीक। एक बार आप उसी के साथ मेरे साथ उच्चारण करिए, किसका? घ, ग। देखिए ग, जैसे आप ग बोलेंगे आपके यहां पर हल्का सा थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशन होगा, ग, घ, ठीक है ना, घ, ग, है ना। और वहीं ख नहीं होगा, क नहीं होगा, ठीक। तो उसी तरह देखिए ट, ठ नहीं हो रहा, ढ, वो देखिए हल्का सा उच्चारण में क्या होगा? वेवरिंग आएगी, मतलब वाइब्रेशन आएगा, हल्की सी कंपन आएगी। ढ, ड़, ध, ध में भी आएगा, द, ठीक है ना। थ नहीं आया, त नहीं आया, ठीक है ना। उच्चारण करके देखिए मेरे साथ। और अगर आपको वैसे पढ़ना है तो जरा सिंपल से देख लेते हैं कि पहला और दूसरा, इन पंचमा अक्षरों में दोस्तों पहला और दूसरा अघोष होते हैं, है ना, अघोष होते हैं। और बाकी ये तीनों क्या होंगे दोस्तों? सघोष होंगे। क्या होंगे? सघोष होंगे। इनके उच्चारण करते में क्या होगा? वेवरिंग आएगी। सिंपल सा ट्रिक। और अब जो मैंने आपको उसका बेसिक था वो भी बता दिया, ठीक है। बेसिक क्या था दोस्तों? कि अघोष में क्या? कंपन नहीं आएगा, और सघोष में क्या होगा? कंपन आएगा। क, ख, घ, घ। देखिए घ जैसे उच्चारण कर रहे हैं, हल्की सी वेवरिंग आ रही है, हल्का सा वाइब्रेशन आ रहा है, हल्की सी कंपन आ रही है, ठीक है। ध, है ना, द नहीं आया, थ, ध, ठीक है ना, द, भ, ब, ठीक है ना, फ नहीं आया, प नहीं आया, ठीक है। ये आया समझ में आपको? अब ये तो हमने कर लिया सर। अब इनमें कौन सा है? य, र, ल, व, य, र, ल, व, ठीक है। आप खुद उच्चारण करिए, य, र, ल, व। कहीं से कोई वेवरिंग आ रही है? नहीं। और वेवरिंग नहीं है तो क्या है ये? अघोष। ये चार क्या हैं दोस्तों? अघोष, ठीक। अब उच्चारण करिए, श, स, स, ह, ठीक है। श, स, स, ह। इनके उच्चारण करते समय क्या आएगा दोस्तों? देखिए श, स, ह, ठीक है ना। इनके में क्या आ रही है? वेवरिंग आ रही है, मतलब हल्का सा कंपन आ रहा है, तो क्या होगा? ये सघोष हो जाएगा, ठीक। दोस्तों तो ये होगा क्या? य, र, ल, व। अच्छा दोस्तों इसमें क्या आएगा? ये सघोष आएगा, सॉरी, क्या आएगा? सघोष। र, ठीक है ना, सघोष, है ना, सघोष। श, स, स, ह, श, स, स, ह। क्या होगा? ये अघोष हो जाएगा। इसमें क्या है? वेवरिंग नहीं आ रही, ठीक है, इसमें वेवरिंग नहीं आ रही। अब इसमें एक चीज और बची है दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण का मतलब क्या है? अल्प प्राण अल्प प्राण मतलब क्या होता है कि जहां आपको वायु शक्ति कम, प्राण मतलब क्या? वायु शक्ति, आपको वायु शक्ति कम लेनी पड़े। और महाप्राण वो जहां पे वायु शक्ति का ज्यादा उपयोग हो, हवा का ज्यादा उपयोग हो, ठीक है। तो इसमें देखिए उच्चारण करके देख लीजिए, क, ख, घ, ड़, ठीक है ना, च, छ, झ, झ, या आप ऐसे देख लीजिए। या सिंपल क्या है दोस्तों
कि एक होगा अल्प प्राण, है ना, अल्प प्राण, ठीक, ख उच्चारण करिए, ख, प्राण ज़्यादा लग रहा है मतलब वायु ज़्यादा लग रही है तो ये महाप्राण, है ना। ग में कम है, घ में ज़्यादा है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण, है ना। अगला महाप्राण, महाप्राण, ठीक है। कैसे है, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, ठीक, समझ में आया आपको। अल्टरनेट चलेगा, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, ठीक। और अगला है कौन सा दोस्तों, य र ल व, ठीक, य र ल व, ठीक। ये क्या होंगे दोस्तों, ये होंगे अल्प प्राण, य र ल व, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, अल्प प्राण। और वहीं श स स ह हो जाएंगे क्या दोस्तों, महाप्राण। क्या हो जाएंगे, महाप्राण, ठीक है। या आप देखिए यहाँ महाप्राण पे खत्म हुआ, अल्प प्राण से फिर चालू, फिर महाप्राण पे खत्म, तो अल्टरनेट चल रहा है क्या, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों वर्णमाला में व्यंजन से रिलेटेड इतना ही था। हमने क्या पढ़ा कि 25 स्पर्श होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। फिर अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन 4, ठीक है। हमने ऐसे पढ़ा। संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा, उनके उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा, सघोष अघोष पढ़ा, और अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ा, ठीक है। अब दोस्तों वर्णमाला में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आखिरी आपको मैं दूंगा जो जिसमें पूरा बोर्ड पे लिखा होगा, और आपको बस वो पढ़ के चले जाना है, और आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वर्णमाला से बन जाएंगे। तो अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब इस पूरे वर्णमाला को हम एंड करते हैं, ठीक है। और आखिरी में देख लेते हैं क्या, कि स्वरों की संख्या है दोस्तों 11, है ना। उन 11 स्वर में मूल ह्रस्व स्वर है 4, ठीक है ना, और ह्रस्व स्वर भी 4 है। दीर्घ कितने हैं, 7, ठीक। व्यंजन है कुल कितने, 41। और अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो जनरली वो पूछता है मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 33, ठीक है। कैसे है 33, स्पर्श व्यंजन है 25, अंतस्थ व्यंजन है 4 और ऊष्म व्यंजन है 4, तो यही है कौन से आपके मूल व्यंजन। कुल कितना हुआ इनका, 33, है ना। संयुक्त व्यंजन जो है ये है 4, है ना। अयोगवाह 2 और उक्षिप्त व्यंजन 2। अयोगवाह कौन से थे दोस्तों, अंगा और अह, ठीक है, जो मैंने आपको किसमें पढ़ाया था, स्वर में पढ़ाया था, क्योंकि ये ना स्वर में पूरी तरह आते हैं ना पूरी तरह व्यंजन में आते हैं, ठीक है। तो कुल कितना हो जाएगा दोस्तों, 41, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 52, ठीक है। तो कुल वर्णों की संख्या 52, स्वर 11, व्यंजन 41, और बाकी मैंने आपको ये सब पूरा बता दिया। दोस्तों ये आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।